साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक एलियन शिप चर्चा में है। ये कॉमेट है या एलियन शिप है, इस बात पर बहस छिड़ी हुई है। लगातार लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इस पे अब क्या अपडेट आई, क्या ये एलियन शिप है या कॉमेट है, क्या कंफर्मेशन आई, बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है। आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और अगर आपको इसके बारे में 1% भी नहीं पता था तो इस वीडियो के बाद आपको अब तक की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी अपडेट है सब कुछ मिल जाएगा। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये आखिर है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी की तरफ, मतलब पृथ्वी पे नहीं आ रहा, पृथ्वी से करीब करीब 24-25 करोड़ किलोमीटर दूर से निकल जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे सोलर सिस्टम की नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आई है, उसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं बताता हूं क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कॉमेट क्या होता है। कॉमेट, इसको बोला जा रहा है कि ये कॉमेट भी हो सकता है, ये एलियन शिप भी हो सकता है। तो पहले जानते हैं कॉमेट क्या होता है। हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पत्थर जैसा आकृति का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसमें रॉक हो सकता है, चट्टान, धूल, पानी के इसमें कण हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, गैसेस हो सकती हैं। ऐसी चीज़ों का एक मिश्रण होता है जो ब्रह्मांड में घूम रहा होता है। और अगर वो किसी एक तय डायरेक्शन में यात्रा कर रहा हो और चलते चलते उसमें आग लग जाए और इस तरह से उसकी एक पूंछ निकल आए तो इसे कॉमेट बोला जाता है। कहा यह जा रहा है कि जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ये कॉमेट है। ठीक है, तो कॉमेट आप जान गए, कोई भी पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा जो एक दिशा में जा रहा हो और उसमें एक पूंछ भी निकली, उसे कॉमेट कहते हैं। आप कहेंगे कि कॉमेट तो बहुत सारे होते हैं, हमने बहुत सुना है। ठीक है, बहुत होते हैं, लेकिन वो सब सोलर सिस्टम के होते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जो कॉमेट दूसरे सोलर सिस्टम से आ रहा हो या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा हो, उसे हम इंटरस्टेलर कॉमेट या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। आप कहेंगे क्या ये पृथ्वी पर लगातार आते रहते हैं? नहीं, अभी तक पृथ्वी पर जो आने वाला ये है, ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले 2 आ चुके हैं, या कहें कि हम 2 को पहचान चुके हैं। 2017 में आया था ओमुआमुआ, नाम रखा था, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। 2019 में आया था 2I बोरिसोव, और जो इस वक्त आ रहा है वो है 3I एटलस। आप कहेंगे 3I एटलस नाम क्या है? 3I का मतलब होता है थर्ड इंटरस्टेलर, यानी कि तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंटरस्टेलर है। तो ये नाम तो वहां से पड़ा। और एटलस क्या है? एटलस वो टेलीस्कोप है या वो ऑब्जर्वेटरी है जिसने इसको पहचाना कि हाँ ऐसा कुछ आ रहा है। ये ऑब्जर्वेटरी या टेलीस्कोप का हिस्सा चिली में स्थित है, जो साउथ अमेरिका में एक देश है। ऐसी कई सारी हैं लेकिन जो चिली वाली है उसने इसको पहचाना है, इसलिए इसका नाम 3I एटलस पड़ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कॉमेट ना हो करके कोई एलियन शिप हो, क्योंकि जिस तरह की हरकत ये दिखा रहा है ये एलियन शिप होने की संभावना ज़्यादा है। और इन वैज्ञानिक का नाम है एवी लोएब। इनका उच्चारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम तो एवी लोएब समझ पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात कह करके अभी भी अपनी बात पर कायम है, कह रहे हैं कि मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एलियन शिप भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की हरकतें दिखा रहा है ये नेचुरल हरकतें नहीं हैं। जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री है, जिस तरह के इसके रंग बदल रहे हैं, स्पीड बदल रही है, जिस तरह से इसकी डायरेक्शन है, वो एक नेचुरल डायरेक्शन, नेचुरल हरकतें नहीं लग रही हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो सोलर सिस्टम, हमारे उस ब्रह्मांड में जो सोलर सिस्टम है, इसमें बीच में सन है। सन के इर्द गिर्द ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। पहले प्लूटो भी था, ग्रह में गिनते थे, लेकिन चक्कर अभी भी लगा रहा है। इसके बाहर आप एक क्षेत्र देख रहे हैं और उसके बाहर आप एक और क्षेत्र देख रहे हैं, जहां तक आपको ये शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर यानी कि वो क्षेत्र है जहां तक सूर्य की किरणों का या सूर्य के फ्लेयर का, जो सूर्य से एक तरीके से तूफान उठता है, उससे निकलने वाली जो तरंगें हैं उनका प्रभाव रहता है। इसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। और जहां तक इसकी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हेलियोपॉज कहते हैं कि भाई ये पॉज हो गया, इसके बाहर ना के बराबर है। और इसके बाहर आपको इंटरस्टेलर विंड या इंटरस्टेलर तरंगें आपको मिलती हैं। तो ये जो हेलियोपॉज है, इसके बाहर का जो क्षेत्र है, अब आप सूर्य के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं।
तो सूर्य के प्रभाव के क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं इंटरस्टेलर। यहां से आने वाली कोई भी चीज अगर हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आती है तो उसको कहा जाता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। तो जो 3I एटलस आ रहा है, आप ये मान के चलिए यहां से कहीं से आ रहा है। इससे पहले भी जो 2 आए हैं वो भी कहीं से बाहर से आए हैं, ठीक है। हो सकता है इससे पहले भी आए हो कभी, लेकिन हमने उसको कभी भी रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया। हमारी पृथ्वी नासा उसको कभी भी दर्ज नहीं कर पाई है। क्या हम कभी इंटरस्टेलर क्षेत्र में जाने का प्रयास किए हैं? बिल्कुल किए हैं। नासा ने 1977 में अपने 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, वोयाजर 1 और 2। इनका उद्देश्य था कि जितने भी हमारे बाहरी ग्रह हैं, जैसे यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, जुपिटर हो गया, इन सब का अध्ययन किया जा सके। विद द टाइम क्या हुआ है, ये वोयाजर 1 और वोयाजर 2 ये दोनों ही अब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं, स्पेसक्राफ्ट हैं। हैरानी की बात यह है अभी भी सिग्नल भेज रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं। तो हमारे ये 2 स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं। तो अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, और अभी तक कितने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ चुके हैं। और आप ये भी जान चुके हैं कि हमारे पृथ्वी का कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो इंटरस्टेलर क्षेत्र में जा चुका है। आप ये भी जान चुके हैं कि हेलियोस्फीयर क्या है, और आप ये भी जान चुके हैं कि हेलियोपोज क्या है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो 3I एटलस आ रहा है, अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा स्पष्ट फोटो नहीं ली जा सकी है। सिर्फ बड़ी धुंधली सी लाइट के रूप में इस तरह से फोटो आ रही हैं। जितनी भी तस्वीरें आपको इंटरनेट पे दिखाई दे रही हैं, आप जैसे कि मैंने इसमें भी यूज़ किया था, देखिए ये जो तस्वीर मैंने यूज़ करी है ये सब AI जनरेटेड तस्वीर हैं। इनको आप सच ना माने। कुछ लोग ओ मुआ मुआ की तस्वीर को ही इसकी तस्वीर को ही 3I एटलस की तस्वीर बता रहे हैं, तो इसे भी सत्य ना माने। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी आकृति भी ऐसी है, क्योंकि ये कई किलोमीटर लंबा है। और ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए पृथ्वी पर ये टकराता है तो पृथ्वी के एक कॉन्टिनेंट को नष्ट कर सकता है, इतनी इसमें ताकत है। इस समय ये जो 3I एटलस नाम का कॉमेट है या जो भी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रफ्तार है ये लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है जी। और अभी अभी सूर्य के बगल से निकल के आया है ये, इसलिए ज़्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि सूर्य के बगल से जब कोई ऑब्जेक्ट निकलता है तो वो कई तरह के परिवर्तन दिखाता है। अपने रंग में परिवर्तन दिखाता है, अपनी चाल में परिवर्तन दिखाता है, एक्सेलरेशन में दिखाता है, गति में, हर चीज़ में परिवर्तन दिखाता है। तो इसने जो परिवर्तन दिखाए हैं वो नेचुरल नहीं है, इसलिए चर्चा में है। और सूर्य के बगल से निकल के अब ये सूर्य एक्चुअली क्या है कि जितने भी ऑब्जर्वेटरी हमारी हैं या जितने भी बाहर स्पेसक्राफ्ट हैं जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सूर्य के पीछे ढक जाने के कारण इसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। अब ये खुल करके सामने आ रहा है तो ज़्यादा अच्छे से इसको ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के बहुत नज़दीक होता है, देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के बहुत नज़दीक होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए ये सूर्य है, तो कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के नज़दीक होकर के फिर ऐसे करके ऐसे निकल गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो जो सबसे नज़दीकी डिस्टेंस होती है उस ऑब्जेक्ट की सूर्य के पास से, इसे बोलते हैं पेरीहीलियन। इसे आप बार बार सुन रहे हैं कि पेरीहीलियन स्टेज में इसने ऐसा किया, पेरीहीलियन स्टेज में इसने वैसा किया। तो आप समझ जाइए पेरीहीलियन का मतलब है कि जिस मार्ग से ये आ रहा है या आगे बढ़ के जाएगा, उस पूरे मार्ग में पेरीहीलियन वो बिंदु था जहां से सूर्य इसके सबसे नज़दीक था, ये वहां से निकल गया है। अब पृथ्वी इसके सबसे नज़दीक होगी, बताया जा रहा है 19 दिसंबर के आसपास। 19 दिसंबर के आसपास ये पृथ्वी से करीब 24 से 25 किलोमीटर दूरी से निकल जाएगा, सीधे चला जाएगा। वही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम इसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि नासा की लोवेल ऑब्जर्वेटरी भी इसे ऑब्जर्व कर रही है, स्पेन की ऑब्जर्वेटरी अभी इसे ऑब्जर्व कर रही है, चाइना की जो बाहर सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो इसे ऑब्जर्व कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसका बहुत स्पष्ट फोटो नहीं आ पाया है। लेकिन हाँ, इसके रंगों को, इसकी आकृति को देख करके कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई हैं। क्या की गई हैं बता रहा हूँ। इस तरह से संभावित इसका मार्ग बताया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। जो इसकी सबसे पहली आकृति जारी हुई थी इंटरनेट पर, वो 1 जुलाई 2025 को ये चर्चा में आया था। उसके बाद से इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें से ये एक तस्वीर थी। बताया जा रहा था देखो ये 3I एटलस आ रहा है, किस तरह से रंग बिरंगा है, बड़ा ही विचित्र है, ये कोई ना कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। इस तरह से यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। उसके बाद बात आगे बढ़ती गई है, कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं। अब ये एक फोटो आप बहुत देख रहे होंगे इंटरनेट पर
कि साहब ये कोई पुराना एंशिएंट सिविलाइजेशन की दीवार है, वहाँ पर देखो उन लोगों ने पहले ही इसे उकेड़ दिया था, इन लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी किस तरह से एलियंस आएंगे। जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया, पूरा पढ़ा, जाना और विशेषज्ञों से पूछा, तो ये पाया गया है कि कोई भी ऐसा प्रमाणित स्रोत नहीं है, कोई भी ऐसा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जहाँ से ये प्रमाणित हो सके कि रियल है। ये काफ़ी हद तक फेक या कहें कि एआई द्वारा बना करके सुर्खियां बटोरने के लिए, यह एक माहौल बनाने के लिए तैयार की गई फोटो है। तो इस पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कल को कोई प्रमाण सामने आ जाता है तब जरूर इसको मानना पड़ेगा। अभी तक ये फेक है, इसे आप फेक मान के चलें अभी तक। इसके अलावा जो अभी इसमें लेटेस्ट फोटो आई है वो ये है। इस फोटो को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं? बड़ा ही धुंधला सा फोटो है, लेकिन इस फोटो के बाद से जो डिबेट है और ज़्यादा बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फोटो को देख करके हम ये जान पा रहे हैं कि एक तो इसका कलर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। जब भी सूर्य के बगल से कोई ऑब्जेक्ट निकल के आता है या कॉमेट निकल के आता है तो उसका रंग लाल या कुछ कुछ ब्राउन जैसा कुछ हो जाना चाहिए, लाल, पीला और ब्राउन जैसे शेड्स के बीच में कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका रंग नीला और हरा देखने को मिल रहा है, जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है साइंटिस्ट के दिमाग में। दूसरी बात यह है कि साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर ये कॉमेट है तो इसके पास टेल होनी चाहिए। टेल तो इसमें है ही नहीं। टेल का ना होना, टेल यानी ये पूंछ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, टेल का ना होना ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये कॉमेट है भी कि नहीं है। आप कहेंगे टेल क्यों आती है? जब भी कोई कॉमेट चलता है तो बहुत ज़्यादा रफ्तार से चलता है और उसमें गैसेस होती हैं, अलग अलग उसके रॉक्स वगैरह होते हैं, तो तेज रफ्तार के कारण उसमें गैसेस के रिएक्शन के कारण, जलने के कारण, एक्सेलरेशन के कारण हीटिंग होती है, जिससे आग लगने की संभावना होती है, जिस वजह से ये टेल तैयार होती है। तो इसमें क्यों नहीं हो रही? ये तो 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो ये साइंटिस्ट को हैरान कर रहा है। साइंटिस्ट इस पर एक बहस ये भी कर रहे हैं कि जरूरी थोड़ी है कि हमने जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, किसी को कॉमेट कह दिया है, किसी को एस्टेरॉयड कह दिया है, किसी को कुछ कह दिया है, जरूरी थोड़ी है हर कोई कॉमेट की तरह ही बिहेव करे। हो सकता है कोई नई कैटेगराइजेशन यहाँ पर करने की आवश्यकता हो सकता है ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हों जो कॉमेट की तरह बिहेव न करते हों, हम उनको पहचान ही ना पाए हों अभी तक। कुछ का कहना यह है कि चूंकि ये 3I एटलस जो है ये हमारे सोलर सिस्टम के बनने से भी, हमारा सोलर सिस्टम जो है इसके बनने से भी 300 करोड़ साल पहले बन चुका है। ये पता किया जा चुका है कि इतना पुराना चूंकि ये 3I एटलस नाम का कॉमेट है, तो जाहिर सी बात है इसका जो कंपोजिशन होगा वो गैसेस का कम हो, इसमें मेटल ज़्यादा हो, भारी पदार्थ ज़्यादा हो, जो शायद उतनी जल्दी जल करके इस तरह की टेल ना बना रहे हों। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई इसमें कुछ गैसेस हो सकती हैं, इसमें पानी के तत्व भी हो सकते हैं। इस बात को काफ़ी हद तक कई साइंटिस्ट मान रहे हैं कि पानी के भी इसमें कुछ अंश पाए जा सकते हैं। कार्बन की इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक कार्बन बताया जा रहा है, CO2 बताई जा रही है। अभी तक इतना बताया जा चुका है। बाकी इसमें जो और बातें सामने आ रही हैं वो ये कि इसका जो एक्सेलरेशन है, जो गति में परिवर्तन है, वो ग्रेविटी के कारण जो होना चाहिए था वैसा ना हो करके नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जब ये सन के बगल से निकला तो इसकी गति में जो परिवर्तन आया वो नेचुरल ना हो करके अननेचुरल था, ग्रेविटी के कारण ना हो करके ऐसा लग रहा था नॉन ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो साइंटिस्ट और ज़्यादा इसको लेकर के आकर्षित होते जा रहे हैं। इसके बारे में जब इलॉन मस्क से पूछा गया जो रोगन के एक पॉडकास्ट में, तो इलॉन मस्क ने ये कहा कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये कोई एलियन शिप है या कॉमेट है या क्या है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसमें निकेल बहुत ज़्यादा है, जो कि पता लगाया जा चुका है। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, अगर ये टकराता है तो एक कॉन्टिनेंट को नष्ट कर सकता है। बाद में इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि अगर मुझे कल को पता चलता है तो सबसे पहले मैं आपको आकर के बताऊंगा। वो एक मजाक वाली बात है, बट हाँ, इसके साइज़ को और इसके कंपोजिशन को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो इसका पाथ है, जो इसका मार्ग है, उसमें जिस तरह से इसका एक्सेलरेशन में बदलाव आया है, इसका एक्सेलरेशन या गति में इस तरह से बढ़ोतरी हुई है जैसे कोई इंजन किसी को धक्का देता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में एक गियर बदल के आप गाड़ी को और तेज करते हैं तो एक झटके के साथ गाड़ी आगे बढ़ती है, लगता है किसी ने धक्का दिया है, तो उस धक्के के साथ ये आगे बढ़ रहा है। इससे ये लगता है कि अंदर कोई इंजन विंजन है या कोई प्रपल्शन है। किस तरह से ये एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है जो कि नॉन नेचुरल है। इस बात को लेकर के चर्चा साइंटिस्ट में भी हो रही है और इलॉन मस्क ने भी इसकी चर्चा करी है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक मैंने आपको बताए,
ये मैं आपको सब बता चुका हूं। देखिए, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, इसने सबको बिल्कुल स्तब्ध कर दिया है कि भैया कि ये हो क्या रहा है। बाकी चर्चा हमने कर ली है, ठीक है जी। अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। आप चले जाएंगे उस पर, एक्स पर चले जाएंगे, ट्विटर पर चले जाएंगे, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग फ़ोटो जारी करके अपने अपने दावे कर रहे हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं ऐसे लोग। पर किसी के दावे में अभी तक कोई दम ऐसा नहीं है कि जिसे पुष्ट किया गया हो, तो आप किसी अफवाह में ना आए। लेकिन जब अध्ययन किया गया ओ मुआ का, इसका, तो ये पाया गया कि नॉन नेचुरल एक्सेलरेशन तो इसमें भी था। ये पाया गया। एक टाइम तक टेल इसमें भी नहीं थी, काफी साइज में बड़ा ये भी था, स्पीड भी इसकी अच्छी खासी थी, और ये भी बिना किसी से टकराते हुए निकल गया था। तो कुछ साइंटिस्ट ये काउंटर कर रहे हैं कि साहब आप जो बात बता रहे हैं, आपने जो पॉइंट्स बताए, वो सारी, उनमें से ज्यादातर चीजें तो इसने भी दिखाई हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब नॉन नेचुरल एक्सेलरेशन है, या इसका पाथ ऐसा है, या स्पीड बहुत ज़्यादा है, या कंपोजिशन ऐसी है, तो ये जरूर कोई एलियनशिप ही होगा। हो सकता है कोई कॉमेट बहुत पुराना ऐसा रहा हो, कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहा हो जिसको हम अभी तक इस तरह का ऑब्जेक्ट ना देखे हो, पहली बार देख रहे हो। तो इस बात को लेकर के भी खंडन किया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये अभी तक बात निकल के आई है कि एक आध दो साइंटिस्ट को छोड़ करके बाकी सब साइंटिस्ट अभी संशय में हैं, और वो 90% तक कॉमेट ही मान रहे हैं इसे। एक दो साइंटिस्ट हैं जो 60% इसे एलियनशिप मान रहे हैं, कोई 40% मान रहा है, और वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। अभी भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है जब तक हम इसे बहुत नज़दीक से देख न लें। सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई एलियनशिप ही है, और एलियन इतने स्मार्ट ही हैं, तो पृथ्वी से इतनी दूरी बना करके क्यों जा रहे हैं? वो हमसे संपर्क साधने का प्रयास जरूर करते। सवाल ये भी उठता है कि अगर एलियनशिप ही है और इस तरह से इंटरस्टेलर तरीके से ये आ रहा है, वहाँ दूसरे क्षेत्र से ये आ रहा है, तो आते समय इसने जो ट्रेजेक्टरी रखी है वो अन्य कॉमेट्स जैसी ही रखी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है। वो अन्य आकर के मुड़ करके फिर चले जाते थे, ये सीधा आ रहा है। बट कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसा लग रहा हो कि कोई हाँ विमान कहीं से आ रहा है और सीधे हमको अप्रोच कर रहा है, ठीक है जी। उसी प्रकार से कुछ खास बातें इसमें ऐसी हैं जो पुराने वाले कॉमेट्स में भी देखी गई हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में देखी गई हैं। तो हम बहुत ज़्यादा किसी निष्कर्ष पर अभी से पहुंच जाएं, ऐसी बात सही नहीं है। तमाम तरह के ऐसे पदार्थ यूनिवर्स में पाए जा सकते हैं जो चलते समय आग न जलाते हों। तमाम तरह के पदार्थ ऐसे ही पाए जा सकते हैं जो अपना मास न लूज करते हों। इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। अब बाबा वेंगा, इनको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि इनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। इन्होंने जो कहा था देखो 2025 में वही हो रहा है। तो ये जो बाबा वेंगा हैं, सुनने में ऐसा लगता है कोई पुरुष हैं, ये महिला हैं, और बुल्गेरियन महिला हैं, और 1911 में इनका जन्म हुआ था। 1996-97 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये 12 साल की उम्र में इनकी आंखें चली गई थी। उसके बाद से इनको जाना जाता था इनकी हीलिंग पावर्स के लिए। ये लोगों को हील करती थी, कुछ है ना चमत्कारिक, और लोगों का भविष्य बताती थी। और पृथ्वी पर अलग अलग कालखंड में इन्होंने अलग अलग भविष्यवाणियाँ की हैं जो कई बार सही भी हो गई हैं। जैसे चेरनोबिल ब्लास्ट हुआ था, 9/11 हुआ था, इस तरह की और भी भविष्यवाणियाँ थी जो उन्होंने करी थी जो सच हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में इनकी कुछ और भविष्यवाणियाँ बताई जाती हैं कि अलग अलग साल के लिए, कि इस साल ऐसा होगा, उस साल वैसा होगा, सच होने की संभावना है। जिसमें यह बताया गया है कि 2025 में उन्होंने कहा है कि एलियंस आएंगे। जब रिकॉर्ड्स तलाशे गए, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए, इनकी जितनी भी भविष्यवाणियों के ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स मिल सकते थे देखा गया, तो उसमें कहीं भी ये नहीं देखा गया कि ऐसी भविष्यवाणी इन्होंने करी है। बावजूद इसके यूरोप के कुछ लोग, अमेरिका के कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, इन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है। अब करी है नहीं करी है हम नहीं जानते, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब कोई चीज़ मान लीजिए भारत के किसी पुराने ग्रंथ में लिखी गई हो, जिस ग्रंथ का आधा हिस्सा हमारे पास अभी मौजूद है और आधा नहीं है, तो जो नहीं है उसमें क्या क्या लिख दिया गया हमें क्या पता। तो कई चीज़ें विलुप्त भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, हाथ नहीं लग पाती हैं, और कई चीज़ें लग जाती हैं तो गलत तरीके से पेश होती हैं। ये एक मिस्ट्री ही रहती है। बट एलियंस को लेकर के समय समय पर कई लोगों ने अभी तक भविष्यवाणियाँ की हैं जो अभी तक तो सही साबित नहीं हुई हैं। एक भविष्यवाणी ये भी निकल के, ये कहें कि भविष्यवाणी क्या, एक बिलीव ये भी निकल के आता है कि एलियंस के साथ संपर्क है, लेकिन अमेरिका इसको उजागर नहीं करता। कई लोग ये भी कहते हैं कि इलॉन मस्क खुद एक एलियन है। कई लोग ये भी कहते हैं कि एलियंस को अगर किसी तरह से कोई संपर्क साधना भी होगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि एलियंस वैसे ही हों जैसे हम हों, संपर्क साधने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। तो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, लेकिन तब तक हम नहीं मान सकते जब तक 19 दिसंबर नहीं आ जाता।
तो आप इंतज़ार करिए 19 दिसंबर का, और हम इंतज़ार करते हैं अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।